नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी और डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जो लोग अभी चैनल से जुड़े हैं और ये लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पहले पिछला वाला लेक्चर देखना, तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और बाकी जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं तो वो वापस से ध्यान दें, हमने जहाँ छोड़ा था हम वहीं से वापस पिकअप कर रहे हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था नरमवादी नेताओं के ऊपर, जिसमें हमने बात करी थी दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी आदि लोग, जो बुद्धिजीवी थे, जो लोग भारत के चिंतक भी थे, शुभ चिंतक भी थे, परंतु वो अंग्रेज़ों के प्रति स्वामी भक्त भी थे। इस वजह से वो कभी भी अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध नहीं कर पाए। इस वजह से उनका जो रवैया था, जो कि उदारवादी रवैया था, अंग्रेज़ों के प्रति स्वामी भक्ति वाला रवैया था, उसका विरोध कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने किया और वो इन नीतियों के बड़े आलोचक बने, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। ये तीनों भी कांग्रेस के शुरुआती सदस्यों में से थे और जो ये दूसरे नेता थे, ये लगातार इनकी नीतियों का विरोध करते थे और ये कहते थे कि आप इतने ज़्यादा याचक क्यों बनते हैं, मांगते क्यों हैं चीज़ें। स्वतंत्रता तो आपका अधिकार है और कोई भी उसे आपसे ले नहीं सकता। जैसे तिलक का एक प्रसिद्ध कथन है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। ये एक ही लाइन जो है, आप समझिए कि गरम दल के नेताओं के मोटिव्स को, उद्देश्यों को बताने के लिए पर्याप्त है। बात यह है कि इतने समय, ये 15-20 साल का जो टाइम था ये उदारवादी नेताओं का, तो ये इन्होंने क्यों लिया। देखिए, इस समय क्या है, आप अगर ढंग से समझें इस चीज़ को, तो क्या था, ये 20 साल तक उदारवादियों का दबदबा इसलिए बना रहा क्योंकि शुरुआती दौर में कांग्रेस के अंदर जो लोग जुड़े वो सब वही शिक्षित वर्ग के लोग थे, जो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, बैरिस्टर, वकील आदि थे। ऐसी स्थिति में उन ज़्यादातर लोगों ने जो शिक्षा प्राप्त की थी ना, वो विदेशों से की थी, और मतलब ऑलमोस्ट इंग्लैंड जाके वगैरह। तो उनके अंदर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा था। पर जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी बड़ी होने लगी, वैसे वैसे कुछ भारत की ज़मीन से जुड़े हुए लोग भी उसमें शामिल हुए। ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे लोग, जो भारत के ही थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भारत में ही करी थी और उनकी जड़ें अभी भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी। इस वजह से उन्हें अंग्रेज़ों की दासता अच्छी नहीं लगती थी। वो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ बस भारत को किसी तरह से स्वतंत्र कर दे, हम हमारा शासन प्रशासन चलाने के लिए हम खुद एबल हैं, योग्य हैं। दूसरा, वो नरम दल के लोगों की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि अंग्रेज़ आए हैं तो हमारा उद्धार हुआ है, नहीं तो हम अंधकार के युग में जी रहे होते। ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या था, ये नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच में लगातार डिफरेंसेस बढ़ने लगे। और ये डिफरेंसेस इतने थे कि आप देखिए, वॉइसरॉय कर्जन, उसने कांग्रेस के बारे में ये कह दिया कि कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे मरते हुए देखूं या उसकी मरते हुए मदद करूं। ये स्टेटमेंट ही कहने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस था। तो देखिए, ये तो कांग्रेस की लड़ाई अपनी चल ही रही थी, बट इसके पीछे ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी लगातार अपना काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य यही था कि भारतीय लोगों को ऐसा लगे कि भाई हमारे पास जो है एक राजनीतिक संगठन है जिसके ज़रिए हम हमारी आवाज़ उठा सकते हैं। बट वास्तव में तो वो संगठन जो है अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली मात्र था। कांग्रेस के रूप में अंग्रेज़ों ने एक लॉलीपॉप तो पकड़ा दिया, परंतु कभी भी उसका रैपर नहीं हटाया। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब वो रैपर के साथ ही लॉलीपॉप को चूस रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी प्रकार का कोई आपका काम तो हो ही नहीं रहा है। सिर्फ आपको ये लग रहा है कि हमारे हाथ में कुछ है, हमारे हाथ में कुछ शक्ति है, हमारे हाथ में कुछ अधिकार है, बट वास्तव में ऐसा नहीं था। मतलब आप समझिए कि जब ये लॉर्ड कर्जन आता है वॉइसरॉय बन के, इसके शासनकाल में भारत के अंदर ब्रिटिश सत्ता अपने चरम पर थी। इस समय मतलब ब्रिटिशर्स के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता था, सब कुछ सही था। भरपूर इनके पास पैसा आता था, भरपूर ये पैसा अपने खर्चों के लिए बहाते थे, भारतीय जनता के लिए कुछ नहीं देते थे। अंग्रेज़ी शासन काल में कभी आपको मौका मिले तो आप सर्च करना या पढ़ना किताबों के अंदर, हर 2 या 3 साल में अकाल पड़े, हर या 2-3 साल में। और वो प्रसिद्ध 56वां अकाल, जिस समय
तो आप समझिए कि लोग घास खाने को मजबूर हुए, पशु मवेशी लाखों की संख्या में मारे गए। 1899 में वो इसी समय था, 1899 में पड़ा था वो छप्पनिया अकाल, बहुत कुख्यात अकाल था। और उसके बाद भी आप सोचिए कि 1903 के अंदर दूसरे दिल्ली दरबार का ब्रिटिश सरकार आयोजन करती है, जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, जिसका कोई सेंस ही नहीं था, और जनता जो है वो अकाल में भूख से मर रही है। उसके बाद भी कांग्रेस ने कोई खास विद्रोह नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये विद्रोह हुआ 1905 में, जब कांग्रेस के उदारवादी नेता भी हिल गए कि हम आज तक जिस आइडियोलॉजी के पीछे भाग रहे थे, क्या वो वास्तव में गलत थी, क्या उग्रवादी नेता वास्तव में सही थे, वो सोचने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसा क्या हुआ 1905 में? ये हुआ 1905 में बंगाल का विभाजन। देखिए, बंगाल का विभाजन जो है ये कोई छोटी घटना नहीं थी। अंग्रेज़ों ने तो इसे प्रशासनिक तौर पर या प्रशासनिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए किया गया विभाजन कहकर बात टालने की कोशिश करी, पर वास्तव में ये राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रहार था। देखो, अगर आप भारतीय इतिहास के बड़े बड़े महापुरुषों को, बुद्धिजीवियों को देखें, लेखकों को देखें, कवियों को देखें, तो ये ज़्यादातर बंगाल से आते हैं। चाहे आप बंकिम चंद्र का नाम लें, चाहे आप अरविंद घोष का नाम लें, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम लें, ये सभी लोग, सुभाष चंद्र बोस का नाम लें, ये कहाँ से आ रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस तो चलिए फिर भी बहुत बाद में है, ये तो बहुत शुरुआती लोग थे जो मैंने बताया, राजा राम मोहन राय हो या वो सुधारवादी केशव चंद्र सेन हो, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? बंगाल में आ रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी ज़मीन किसको बनाया? बंगाल को बनाया, और बंगाल के अंदर ही उन्होंने सारी चीज़ें उन्होंने सबसे पहले डेवलप करी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका सीधा सीधा फ़ायदा बंगालियों को मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में बंगाल के अंदर जब ये राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई कि हम एक राष्ट्र हैं और हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र होना है, तो अंग्रेज़ों ने देखा कि बंगालियों की ये यूनिटी हमारे लिए खतरनाक है। अगर बंगालियों का ध्यान सिर्फ एक ही मुद्दे पर रहा, भारत की स्वतंत्रता, तो ये हमारे लिए घातक होगा। इनका ध्यान डाइवर्ट होना चाहिए। देखिए, आज भी, और वैसे हमारे समाज की बात नहीं है, विश्व के किसी भी समाज में धर्म को लेके लोग बहुत सेंसिटिव है भाई। और यहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि अंग्रेज़ों की हमेशा से आपने कहावत सुनी होगी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, और उसका उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे यूज़ लिया। लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल, उस बंगाल के अंदर आज का बिहार, उड़ीसा, उधर का असम और बांग्लादेश, ये सब पूरा मिला के बंगाल था। ये बंगाल सिर्फ आज का पश्चिम बंगाल नहीं था, इतना बड़ा इलाका मिला के बंगाल था। इसको इन्होंने धर्म के आधार पर दो टुकड़े कर दिए। जो आज की तारीख में बांग्लादेश का जो इलाका है, इसे इन्होंने ईस्ट बंगाल नाम दिया, ठीक है। और ये बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी इलाके थे, जबकि ये असम के पास में, और ये आज का जो हमारा सिलीगुड़ी वगैरह ये इलाका है, कोलकाता और इसके आसपास के इलाके हैं, इनको इन्होंने अलग करके वेस्ट बंगाल का नाम दिया, जो कि ऑब्वियस सी बात है हिंदू बहुल था। ये शुद्ध रूप से भारतीयों के राष्ट्रवाद पर चोट थी, जब आपको धार्मिक रूप से दो अलग अलग स्टेट में बांट दिया गया। इसका कांग्रेस ने भयंकर विरोध किया। इसमें फिर अब वो नरम दल अलग, गरम दल अलग, उन्होंने अलग अलग नहीं किया, सीधा कांग्रेस ने एकजुट होकर विद्रोह किया। ऐसे में जो लग रहा था लॉर्ड कर्जन को कि मैं तो कांग्रेस को इस प्रकार के फंडे लगा के, स्ट्रेटजी लगा के मैं तो बिखेर दूंगा, हो गया उल्टा। यहाँ पर जो उदारवादी नेता थे, कहीं ना कहीं, देखिए मैंने आपसे लेक्चर में कई बार कहा है कि उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि राजभक्ति को ऊपर रखें या देशभक्ति को ऊपर रखें। पर यहाँ पे उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे तो सीधा सीधा हमें अलग करने की बात हो रही है, देशभक्ति के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये कृत्य जो लॉर्ड कर्जन ने किया है उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति के अंदर जो है पूरे बंगाल के अंदर जितने भी नेता थे कांग्रेस के, वो सभी एकजुट हुए और उन्होंने सिरे से इस बंगाल विभाजन को खारिज कर दिया। इसे खारिज करने के बाद पूरे बंगाल के अंदर तरह तरह के आंदोलन शुरू हुए, जिसमें स्वदेशी आंदोलन, एक तो स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। ये पहली बार था जब लालपाल
जो कि लगातार ये बात पर बल देते थे कि हमें अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, ये व्यक्ति जो है पूरी तरह से छा गए कांग्रेस में। क्योंकि जिस बात की ये बार बार वकालत कर रहे थे कि अंग्रेज़ भरोसे लायक नहीं है, अंग्रेज़ कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकते, वो बातें अब साफ साफ कांच में दिख रही थी। ऐसी स्थिति में इन लोगों को अपना प्रभाव फैलाने का भी मौका मिला और विदेशी कपड़ों की होलियां जलाना, स्वदेशी को अपनाने पर बल देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, विदेशी आविष्कारों का, वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सब प्रयास पूरे बंगाल में जब जोरदार तरीके से चलाए गए। ऐसी स्थिति में जो कई सारे भारतीय उद्योगपति थे, कई सारे भारतीय बैंकर्स थे, वो भी आगे आए और उन्होंने भारतीय पैसे से कई सारे उद्योग खोले। जैसे आपने सुना होगा वो प्रफुल्ल चंद्र रे, बंगाल केमिकल फैक्ट्री की उन्होंने स्थापना करी, दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्री, ठीक है। 1907 के अंदर आप देखेंगे तो ये टिस्को की स्थापना हो जाती है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कई सारे बैंक जो हैं, भारतीय बैंक इस काल में खुलते हैं। ये सब स्वदेशी और स्वराज की ही जो मुहिम चलाई गई थी उसका फल था। अब क्या हुआ कि जब वॉयसरॉय इस प्रकार से इतने बड़े आंदोलन को देखकर बैकफुट पे आया, तो उसने एक वादा तो जो एक वादा तो नहीं कह सकते उसको, अपन कह सकते हैं कि एक उन्होंने उनको आश्वासन दे दिया कि देखो भाई, अब ये जो फैसला मैंने ले लिया है एक वाइसराय के रूप में, मेरे फैसले को चेंज करने की हिम्मत एक ही आदमी में है, या वो ही कर सकता है, उसी के पास शक्ति है, वो है ब्रिटेन का राजा। मैं तुम्हारा प्रपोजल वहाँ भेज देता हूँ, फिर वो कर देगा तो मैं तुमको बता दूंगा। ऐसे में ये आंदोलन जो है शांत पड़ने लगा। पर लालपाल बाल जो नेता, ये चाहते नहीं थे कि किसी भी तरह से ये आंदोलन जो एक पेस पकड़ रहा है, गति पकड़ रहा है, उसको शांत कर दिया जाए। वो चाहते थे कि इस आंदोलन को बंगाल से बाहर ले जाया जाए, इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाया जाए, इस आंदोलन से पूरे भारतीयों को एकजुट किया जाए। क्योंकि लाला लाजपत राय पंजाब से आते थे और बाल गंगाधर तिलक जो है वो मराठवाड़ा से या महाराष्ट्र से आते थे, बम्बई प्रांत से आते थे, और तीन दोनों का इनका अपनी अपनी जगह पर होल्ड था। विपिन चंद्र पाल बंगाल के थे ही थे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने अपने लेवल पे प्रयास करेंगे तो हो सकता है भारत को पूरा एकजुट कर लिया जाए और हम अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने में सक्षम हो पाए। पर यहाँ पे फिर से उदारवादी नेताओं ने जो है कहा नहीं 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 नहीं, अगर हम ऐसे करेंगे तो अंग्रेज़ों की नज़र के अंदर हम जो है राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, हम उनके खिलाफ जो है ट्रीजन कर रहे हैं, और हो सकता है कि अंग्रेज़ हमसे नाराज़ हो जाए और दमन चक्र शुरू कर दें, इसमें कई सारे लोगों की जान जाएगी। ये फिर से कांग्रेस के अंदर जो है मुद्दा उठ गया कि अब बंगाल से बाहर इस स्वदेशी आंदोलन को ले जाएं कि नहीं ले जाएं। तो ऐसी स्थिति में अब ये तो एक पार्टी ये ऐसे कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, तो इस समय अंग्रेज़ों ने क्या चाल चली? देखिए, अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन करके ये बात तो महसूस कर ली थी कि दांव उल्टा पड़ गया। विभाजन होने की जगह भारतीयों की जो हमने सामूहिक इकट्ठा होने की भावना है उसको जागृत कर दिया। बट फिर भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस अपने, आप इसको समझिए, अति उत्साह के चक्कर में जो है एक गलती कर गई, बहुत बड़ी गलती थी वो गलती ये थी कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इन्होंने 1892-93 के अंदर शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव, ये दो आप समझिए कि पर्व शुरू करवाए थे, उत्सव मनाने शुरू कराए थे। इससे पहले नहीं करवाते थे, नहीं मनाते थे। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भीड़ इकट्ठी करना, लोगों को एक जगह पे लाना, भाषणबाजी करना और उन्हें अपने देश की संस्कृति, देश के जो प्राचीन पुराने हीरो हैं, जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, शिवाजी, प्रताप जैसे, इनसे जोड़ना। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये मनाना शुरू किया ना 1892-93 में। उसके बाद से क्या हुआ, हर साल, अब क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो कांग्रेस भी ये चीज़ें मनाने लग गई। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि दूसरी तरफ जो मुस्लिम वर्ग के नेता थे और सामान्य मुस्लिम लोग थे, उन्होंने देखा कि यार ये तो कांग्रेस के अंदर हिंदुओं के इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की, संगठित होने की बात चल रही है, मतलब ये हमारी तो पार्टी है ही नहीं। और एक व्यक्ति लगातार ये बात कह रहा था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, इसमें शामिल नहीं होना है। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब से। वो व्यक्ति थे सर सैयद अहमद। हमने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की बात करी थी ना, मुसलमानों के अंदर जो शिक्षा दीक्षा की बात शुरू करी थी कि आप भी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करिए। सर सैयद अहमद जो सबसे ज़्यादा शिक्षाविद हुए उस समय मुस्लिम्स के अंदर, वो व्यक्ति ये बात कह रहा है कांग्रेस में नहीं जाना है।
उसने कांग्रेस की शुरुआती दिनों में भरसक प्रयास किया कि कोई मुस्लिम कांग्रेस ज्वाइन नहीं करे, बट फिर भी बदरुद्दीन तैयब जी वगैरह ऐसे नेता थे जिनके नेतृत्व में कांग्रेस के अंदर मुसलमान शामिल हुए। पर जब ये तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा इस प्रकार के जो है महोत्सव मनाने शुरू हुए, तब मुस्लिम नेताओं को और खासकर उनका जो बेसिक काडर है, जो सबसे छोटे आप समझिए कार्यकर्ता के रूप में जो लोग थे, उनको लगा यार शायद सर सैयद अहमद सही कह रहे थे। सर सैयद अहमद की तो मृत्यु हो जाती है 1900 के अंदर, पर उनके दो अनुयायी थे आगा खान और सलीमुल्लाह खान, वो सर सैयद का ये विचार कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, हमें इसमें शामिल नहीं होता, इसको जिंदा रखते हैं। अंग्रेज़ों को ये बात पता थी कि मुसलमानों का एक धड़ा ऐसा है जो ये प्रयास कर रहा है कि मुस्लिम अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक ऐसा संगठन, राजनीतिक संगठन खड़ा किया जाए जो अंग्रेज़ी सत्ता का तो हिमायती होगा परंतु मुस्लिम अधिकारों की रक्षा करेगा। अंग्रेज़ों ने हवा दी और ये संगठन खड़ा हो गया 1906 के अंदर मुस्लिम लीग के रूप में। आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने इस मुस्लिम लीग की स्थापना करी। इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, जबकि नवाब सलीमुल्लाह खान, ये ढाका के नवाब थे, ये इसके आजीवन जो है इसके अध्यक्ष रहे। तो इस तरह से देखिए अंग्रेज़ों ने जो है जो चाहा था कि हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए, वो बंगाल विभाजन से तो शायद नहीं हो पाया, परंतु वो मुस्लिम लीग की स्थापना से ज़रूर हो गया। क्योंकि अब अगर कांग्रेस हिंदुओं के हितों की बात करती है या नहीं भी करती है, भले ही वो दोनों के हितों की बात करती है, पर उसके ऊपर टैग लग गया कि ये तो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, और अब मुसलमानों के लिए भी एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हो गया है जो मुस्लिम लीग है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये ब्रिटिश संरक्षण से इस मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। आप देखिए इसकी स्थापना के 3 साल बाद 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम लागू होता है और पहली बार भारत में धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर लोगों को अलग किया जाता है कानूनी रूप से। इससे पहले कभी भी धर्म के आधार पर कानून नहीं बनाए गए थे। 1909 में जो मार्ले मिंटो एक्ट आता है उसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली शुरू की गई, यानी कि वे इलाके जहां पर मुस्लिम बहुल हैं वहां पर इन्हीं का प्रत्याशी खड़ा होगा और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो नहीं आएंगे। ये भारत में पहला मामला था आरक्षण का। बात समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अंग्रेज़ों की एक सोची समझी रणनीति थी जो आगे चलकर आप समझिए कि 1947 तक जाके भी ये लगातार हिंदू मुस्लिम वाला मामला ही चलता रहा और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के हितों के ही टकराने के कारण जो है सारा गड़बड़ हुआ मामला। जो भी है भारत का विभाजन वगैरह वो आगे हम और उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पर देखिए मुस्लिम लीग की तो स्थापना हो गई, अब दूसरी तरफ कांग्रेस में क्या हो रहा था। देखिए कांग्रेस में क्या हुआ कि लगातार मैंने जो आपसे भी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि बंगाल के अंदर जो ये आंदोलन चला है इसे नेशनल लेवल के ऊपर लेके जाना है, पर उदारवादी जो है वो इससे सहमत नहीं थे और इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा जो जोर दे रहे थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऐसी स्थिति में अगर बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी क्योंकि उस समय अपनी प्रसिद्धि के वो चरम पे थे, अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते तो भाई साहब फिर कोई नहीं रोक सकता था उस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनने से। तो 1906 के अंदर कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस कलकत्ता अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। कांग्रेस का एक धड़ा जो कि चाहता नहीं था कि बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को टूट से बचाने के लिए दादा भाई नौरोजी के नाम पर सभी सदस्यों ने सहमति डाली कि भाई इसको बना दो दादा भाई नौरोजी को, अगले साल तिलक के बारे में विचार किया जाएगा। साथ ही साथ इस अधिवेशन के अंदर ये भी डिसाइड हुआ कि ये जो आंदोलन है इसे राष्ट्रव्यापी बनाना है या नहीं बनाना है, उसके बारे में अगले साल चर्चा करेंगे। स्वदेशी आंदोलन चलता रहेगा, बहिष्कार आंदोलन चलता रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो समिति बनाई गई है वो अपना काम करती रहेगी। ये प्रस्ताव इन्होंने पारित करा लिया। कोई बात नहीं, एक साल हुआ 1907 में अब की बार कांग्रेस का अधिवेशन था सूरत में। अब की फिर से वही विवाद, कौन सा?
बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि बाल गंगाधर तिलक से का नाम आगे रखने के लिए जो है लाला लाजपत राय जो है वो मंच पर जाना चाहते थे। साथ ही साथ जो है उदारवादी जो है वो कहते थे नहीं यार, इस रास बिहारी बोस जो है ये एक बड़े अच्छे नेता हैं, आप इन्हें सुनिए और इनको भी आप अध्यक्ष बनाने के बारे में सोचिए। भाई ऐसा तो बिल्कुल हुआ ही नहीं था। पिछली बार ये डिसाइड हुआ था कि इसी शर्त पर कि अगले साल हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्यक्ष बनाने के लिए सोचेंगे, पर उदारवादी नेता जो थे उन्होंने एक नया पंगा डाल दिया कि नहीं साहब, रास बिहारी बोस जो हैं वो अध्यक्ष बनेंगे। मतलब कटुता इतनी बढ़ गई कि बाल गंगाधर तिलक मंच पे खड़े होकर भाषण देना चाहते थे, वो भाषण देने भी नहीं दिया गया उनको, और वो भाषण देने के लिए मंच में जाते उससे पहले ही जो है भगदड़ मच गई, कुर्सियां फेंकनी शुरू हो गई और ये अधिवेशन जो है बिखर गया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल इन्होंने अपने समर्थकों को लेकर वॉकआउट किया और वो उस सभा से निकल गए। इस तरीके से सूरत के अंदर जो ये कांग्रेस का अधिवेशन होना था, ये कोई अधिवेशन तो सक्सेसफुल हुआ नहीं और कांग्रेस का विभाजन अलग हो गया। एक धड़ा जो है उसने बाल गंगाधर तिलक को अपना नेता मान लिया, दूसरे धड़े ने जो है एट दैट मोमेंट जो कांग्रेस थी उसने रास बिहारी बोस को अपना अध्यक्ष बना लिया। अब देखिए इसके बाद जो है अगले साल मद्रास में भी अधिवेशन हुआ, पर इसके अंदर फिर जो है ये जो गरम दल वाले गुट के लोग थे वो भाग लेने गए ही नहीं। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। फिर से दिल्ली दरबार, एक्चुअली अगर आप देखिए दिल्ली दरबार क्यों करते थे, ये एक तरीके से ब्रिटिश सत्ता का प्रदर्शन था, ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन था। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक मैसेज था कि देखिए ब्रिटेन कितना पावरफुल है, देखिए कितनी बड़े बड़े राजा और उनकी सेनाएं ब्रिटेन के जो राजा हैं, ब्रिटेन का जो क्राउन है उसके सामने झुकते हैं। इस वजह से दिल्ली दरबार के आयोजन किए जाते थे। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। पहला दिल्ली दरबार 1877 में लगाया गया था, दूसरी बार 1903 में और आखिरी बार तीसरी बार 1911 में। 1911 के अंदर जो है जॉर्ज पंचम जो तत्कालीन सम्राट थे वो अपनी महारानी मैरी के साथ भारत आए। उस समय भारत का तत्कालीन वायसराय जो था वो लॉर्ड हार्डिंग था, और इसी समय जो वादा आप समझिए जो आश्वासन वो देके गया था लॉर्ड कर्जन के, मैं आगे आपका मैसेज पहुंचा दूंगा बंगाल के विभाजन को रद्द करने वाला, वो सही हुआ। और यहाँ पर इसने जॉर्ज फिफ्थ ने जो है दिल्ली दरबार में घोषणा की कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो अवैध है, मैं उसे रद्द करता हूँ। साथ ही साथ उसने क्या किया, बंगाल से असम को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया। भाई असम एक नया प्रांत होगा, बंगाल का विभाजन हम नहीं करेंगे, वापस से ईस्ट और वेस्ट बंगाल यूनाइट हो जाएगा। साथ ही साथ इसने यहाँ पे एक और बात करी कि भारत की जो राजधानी है वो अब कलकत्ता के स्थान पर नई दिल्ली होगी, और भारत की राजधानी उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद 1912 से भारत की नई राजधानी क्या हो गई, दिल्ली, जो आज तक जारी है। तो ये 1911 में दिल्ली दरबार जो आयोजन किया गया था उसमें लिए गए प्रमुख जो हैं किस्से थे। ये दिल्ली दरबार से एक और किस्सा जुड़ा हुआ है, वो याद आ रहा है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। ये दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, ये जो लॉर्ड हार्डिंग था इसकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया था। ये वायसराय की गाड़ी जब निकल रही थी दिल्ली के पास में चांदनी चौक में, तो उसके जुलूस के ऊपर बम फेंका गया था। इसके अंदर ये राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे ना, प्रताप सिंह बारट और केसरी सिंह बारट, इनका भी नाम आया था, है ना। तो इसके अंदर फिर जो है बसंत विश्वास और एक अवध चंद बिहारी बाल मुकुंद जो है, इनको इस तहत गिरफ्तार भी किया गया था और इनके ऊपर केस भी चला गया था। ये जो विजय सिंह पथिक जो भाग के आता है राजस्थान, छुप के आता है, वो भी इसी टाइम पे आता है, उनका भी इसमें नाम था। तो ये भी एक इंसिडेंट जो है दिल्ली दरबार से ही जुड़ा हुआ है, याद आया मैंने बता दिया आपको। एक यार ये बहुत अच्छा है कामगाटा मारू प्रकरण, ये आप सुनिए, एक ज़्यादातर जगह नहीं मिलता है, मैं बता देता हूँ आपको। 1914 में ये हुआ था। ये क्या चीज़ थी कामगाटू मारू प्रकरण? एक्चुअली भारत से बाहर
जाने पर जो है ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है भारत ब्रिटिश सरकार की इजाज़त के बिना भारत से बाहर नहीं निकलेगा। और एक्चुअली क्या था उससे पहले, मतलब 1914 से लगभग आप समझिए कि 100 साल पहले तक जो है भारत से कई सारे मजदूरों को जो है मजदूरों के रूप में जो है बाहर ले जाया गया था। जैसे खास करके पंजाब के किसानों को कनाडा ले जाया गया था, वहाँ पे उनसे खेतीबाड़ी कराने के लिए जाया गया था। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ है, मेहनती तो थे ही थे, उन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। और ये खबर जब यहाँ पहुँची कि कनाडा में जो है सिखों ने अच्छा जिसको कहते हैं कि प्रदर्शन करके अपने आप को सुधार लिया है, अपने आप को स्टेबल कर लिया, और भारत की तरह वहाँ पर अशांति भी नहीं है, तो कई सारे सिखों ने जो सोचा कि क्यों ना कनाडा जाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि एक जहाज़ किराए पे लिया, कलकत्ता से ये जहाज़ चला। इसमें वैसे सिखों के अलावा मुस्लिम और हिंदू भी थे। अंग्रेज़ों ने क्योंकि प्रतिबंध लगाया था कि भारत से कोई भी जहाज़ बाहर नहीं जाएगा, ये जहाज़ जब कनाडा पहुंचा तो कनाडा के तट पे इस जहाज़ को उतरने नहीं दिया गया। भयंकर ठंड में ये जहाज़ पे लोग जो थे वो वहीं पर पड़े रहे। इनकी झड़पें भी हुई, वहाँ की जो कनाडा की पुलिस थी, आर्मी थी, उनसे झड़पें भी हुई। बट फाइनली इस जहाज़ को वापस लौटना पड़ा भारत। लौट कर जब ये भारत जब वापस कलकत्ता पहुंचा तो पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए खड़ी थी। ऐसी स्थिति में ये लोग जो ऑब्वियस ही बात है, इतना लंबा सफ़र तय करके आए थे, वापस जब यहाँ आए तो इनकी पुलिस से झड़प हुई और 18 लोग जो है इसमें मारे गए। इनमें कई सारे सिख भी थे। बाकी जो लोग पकड़े गए उनको जेल हो गई। तो ये देखिए बहुत ही अमानवीय कृत्य था कामगाटा मारू प्रकरण। 2014 में जब इसके 100 साल हो गए थे ना, तो कनाडा सरकार ने माफ़ी मांगी थी बाकायदा। आज की तारीख में आप समझिए कि कनाडा में सिख जो हैं वो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। कनाडा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो गुरमुखी है या पंजाबी है। इतना ज़्यादा आप समझिए कि भारतीय लोगों ने मेहनत करके वहाँ पर वो मुकाम हासिल किया। तो कामगाटा मारू प्रकरण आप याद रखिएगा, ये इसी से जुड़ा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ही। इसके अलावा देखिए कुछ 2 टेबल डाली है मैंने, याद कर लीजिएगा इसको। एक तो महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, पहली महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट 1917 में, श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में, और नलिनी सेनगुप्ता 1933 में। इसके अलावा देखिए शिक्षा सुधार के लिए कुछ कमीशन बनाए गए थे, जैसे वुड डिस्पैच में बात अपन कर चुके, वुड डिस्पैच वाली 1954 में, हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सेंटर कमीशन। इसके लिए मैं आपका एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर इतने ये जो अंग्रेज़ों की जो तरह तरह के जो कानून बनाए गए थे ना शिक्षा के लिए या फिर और कोई सामाजिक सुधार के लिए, उसकी अपन अलग से बात कर लेंगे, ठीक है। बट आप इनके जो ये ईयर्स हैं अभी भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वर्ष आता है 1916। अब तक क्या हुआ था, 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद जो आम जनता है या जो कांग्रेस से जुड़ना चाहता है उसको यही नहीं पता था हम जाएं किधर। इससे स्वतंत्रता का आंदोलन भी कमज़ोर पड़ रहा था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई थी। अब एक तो कांग्रेस के 2 धड़े तो हैं ही हैं, ऊपर से मुस्लिम लीग और आ गई। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता का आंदोलन अपने ट्रैक पे था ही नहीं, और ये भारतीय जो नेता थे वो समझते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता प्लस मुस्लिम लीग के नेता ये सब इकट्ठे हुए, चाहे नरम दल था, चाहे गरम दल था, चाहे मुस्लिम लीग थी, वो सब एक जगह इकट्ठे हुए। ये कहाँ हुए? लखनऊ में इकट्ठे हुए। और यहाँ पे 2 समझौते हुए, 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना, जो गरम दल के नेता उस समय कांग्रेस से निष्कासित हो गए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, उन्हें कांग्रेस में पुनः शामिल किया गया। और ये शामिल भी क्यों हुए? एक लेडी थी श्रीमती एनी बेसेंट, अपन ने बात करी थी ना होम रूल लीग और थियोसोफिकल सोसाइटी वाली, वो एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट जो है विदेशी महिला थी, आयरलैंड की थी, परंतु भारत के अंदर उन्होंने बहुत कम समय में अपना जिसको कहते हैं नेटवर्क मजबूत कर लिया था और प्रचार प्रसार किया था। और ये बाल गंगाधर तिलक के बहुत करीबी थी। इन्हीं के प्रयासों से, श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम और गरम दल के दोनों नेता पास आए और उन्होंने जो है कांग्रेस को वापस विलय कर लिया। इसी साल ये 1916 में जो कांग्रेस के, उसके बाद ही जो है अध्यक्ष भी बनी थी कांग्रेस की, ठीक है। ये मैंने पीछे लिखा भी था। 1917 में अगला जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, ये श्रीमती एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। दूसरा जो समझौता हुआ वो कांग्रेस के इतिहास की, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई, वो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद कभी फिर पीछे मुड़ के पलटना हो ही नहीं पाया, उस गलती को कभी ये अनडू कर ही नहीं पाए। वो गलती थी 1909 का जो माल्य मिंटो एक्ट आया था, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की प्रणाली दी गई थी। कांग्रेस ने वो मान ली, जो कि उनको नहीं माननी चाहिए थी। क्यों नहीं माननी चाहिए थी?
देखिए इससे अंग्रेज़ों को ग्रीन सिग्नल मिल गया कि भारत में धर्म के आधार पर बंटवारा हो सकता है, कर दो, ताकि ये कभी भी सामाजिक रूप से एक जाति के रूप में, भारतीय जाति के रूप में कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। अगर हो सकता है कि अगर लगातार लंबे समय तक विरोध चलता या मुस्लिम लीग को ये बात समझाई जाती कि ये हमें बांटने के लिए किया जा रहा है, तो शायद मुस्लिम समझते और वो भी कांग्रेस के साथ सहयोग करते और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कटुता इतनी नहीं बढ़ती कि आगे चल के भारत के दो टुकड़े करने पड़ते। इस वजह से ये लखनऊ समझौता जो है ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल कही जाती है। तो लखनऊ समझौते में आप ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ अधिवेशन जो था इसमें कांग्रेस एक हो जाती है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था श्रीमती एनी बेसेंट की, तो देखो इन्होंने भारत के अंदर होम रूल लीग आंदोलन चलाया। देखो ये होम रूल लीग आंदोलन जो है ये वास्तव में आयरलैंड से आया। आयरलैंड पर भी जो है ब्रिटेन ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ था, तो वहाँ के कई सारे आयरिश मिलिशिया खड़े हो गए। मिलिशिया मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स जो वायलेंट तरीके से, हिंसक तरीके से ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते थे। तो एनी बेसेंट ने भी ये कहा कि आपको भी यहाँ पर होम रूल यानी स्वशासन स्थापित करने की प्रयास करनी चाहिए। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने जो इनका बड़ा जो है साथ दिया। तो होम रूल लीग आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक ने चलाया बम्बई प्रांत में और एनी बेसेंट ने चलाया मद्रास प्रांत में। तो आप देखिए तिलक जो है दो पत्र अखबार भी निकालते थे, मराठा और केसरी, उसमें उन्होंने होम रूल लीग के बारे में बहुत कुछ छापा। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र में होम रूल लीग के विचारों का प्रसार किया। इसके अन्य सहयोगी जो थे वो थे वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर वगैरह। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, पर इनकी सक्रियता बम्बई में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात के हिस्सों में थी। इनका थोड़ा झगड़ा था गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले वही जो गांधी जी के आगे चल के राजनीतिक गुरु बने। गोपाल कृष्ण गोखले नरमवादी नेताओं में आते थे, तिलक से इनकी बनती नहीं थी। इस वजह से गोपाल कृष्ण गोखले की जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी उससे जो भी व्यक्ति जुड़ेगा उसको अपन शामिल नहीं करेंगे, किसमें, होम रूल लीग में। ऐसा होम रूल लीग आंदोलन का एक अपना एक फंडा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। देखो होम रूल आंदोलन के कुछ सफलताएं भी थी। जैसे अगस्त 1917 में जो मॉन्टेग्यू ने घोषणा पत्र निकाला उसमें उसने ये वादा किया कि मैं उत्तरदायी सरकार की स्थापना, जो कि ये बात कर रहे थे, मैं उसकी स्थापना करने का प्रयास जरूर करूंगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंदर जो सुधार आए थे उसमें होम रूल लीग की कुछ मांगों को स्वीकार भी किया गया था। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन का ही प्रयास था कि एनी बेसेंट, तिलक और कांग्रेस के नरम दल के नेता कई सारे पास आए, जिससे क्या है आगे चलकर कांग्रेस वापस से यूनाइट हुई। और लास्ट अगर बात देखें तो होम रूल लीग आंदोलन ऐसा पहला आंदोलन था जिसे भारत के लगभग हर वर्ग ने अपना समर्थन दिया। इसने पूरे भारत के अंदर एक पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में एक ही आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन चलाया, जिसको हर प्रांत में अपना समर्थन मिला। हर प्रांत में इसने अपने कार्यकर्ता और अपनी कमेटियां स्थापित करी। तो दोस्तों ये था होम रूल लीग आंदोलन। ध्यान रखिएगा तिलक और एनी बेसेंट इसके प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस युग। इसको हमने दो पार्ट में किया है। पहला हमने किया है नरम दल वालों का युग 1885 से 1905 तक, और दूसरा हमने किया है 1905 से लेके 1915 तक। तो दोस्तों ये था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस युग। इसके बाद हम अगले चैप्टर में बात करेंगे गांधी युग के बारे में। ठीक है, तब तक दोस्तों आप इसे पढ़िए, आराम से सुनिए। पढ़ नहीं पाते हैं, लिखने की कई एक दो तीन स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम सर लिखते हैं पीपीटी वगैरह। देखो पीपीटी सिर्फ इसलिए है कि आपका ऑडियो वीडियो का कांटेक्ट बना रहे, बाकी आप मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट करिए, आप विचारों को सुनिए। और जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जो भी शब्द हैं इनको अपने आप दिमाग में इमेजिन करिए। आप तिलक की फ़ोटो लेके आइए, आप ऐसा समझिए जैसे मैंने कहा वो सूरत अधिवेशन में कुर्सियाँ फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो आप उसको इमेजिन करिए। जितना ज़्यादा इमेजिन करोगे ना आप, उतनी ज़्यादा चीज़ें स्थायी रूप से आपको याद रहेंगी। करके देखो एक बार, आई थिंक ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का दोस्तों तब तक आप इंतज़ार करना, मैं जल्दी ही डाल दूँगा वो भी। तब तक के लिए आप धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।